सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श में से पाठ 5 करते हैं, पर्वत प्रदेश में पावस। तो ये एक कविता है, ये सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित कविता है। इसमें उन्होंने मतलब वर्षा ऋतु में किस तरह प्रकृति में परिवर्तन होता है, इस तरह बार बार जो परिवर्तन आते हैं उनको इसमें दर्शाया गया है। तो चलिए पहले कविता पढ़ते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि पर्वत प्रदेश, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है। और पावस मतलब वर्षा, ठीक है, तो उसी का वर्णन इसमें होगा। अब पावस ऋतु थी मतलब वर्षा ऋतु थी और पर्वतीय क्षेत्र था। वहाँ पर जो प्रकृति है वो क्या थी? पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो प्रकृति पल पल में अपना जो वेश है, अपना जो रूप है वो बदल रही थी। ठीक है बच्चों। आगे है, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। ठीक है, तो इसमें बताया है मेखलाकार। मेखलाकार क्या होता है बच्चों? मेखलाकार होता है करघनी के आकार की ढाल। ठीक है, करघनी होता है कि जो कमर के में पहना जाने वाला ना एक प्रकार का आभूषण होता है। ठीक है, और वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है थोड़ा। ठीक है बेटा, तो मेखलाकार पर्वत अपार, यहाँ पर कवि ने देखना, जो आप बेटा आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से कवि ने एक पर्वत का, ठीक है, मानवीकरण करके, मतलब एक सजीव चित्रण करके और पर्वत को ऐसा दर्शाया जैसे कि वो मनुष्य हो। ठीक है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार का पूरी कविता में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, किया गया है मतलब इस कविता में। ठीक है, बाकी अलंकार भी हम साथ साथ देखेंगे। पहले हम इसका अर्थ करते हैं। इसके जो शब्दार्थ हैं, पहले मेखलाकार आपका हो गया, करघनी के आकार की जो ढाल हो गई पर्वत की। ठीक है, और उसके बाद सहस्र हो गया आपका हजारों, दृग नेत्र, सुमन पुष्प होते हैं, फाड़ मतलब खोलना, अवलोक रहा जैसे देखना, अवलोक होता है देखना, निज मतलब अपना, महाकार मतलब विशाल आकार। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, कि करघनी के आकार की ढाल वाला पर्वत अपने हजारों पुष्प रूपी नेत्रों से अपने विशाल आकार को बार बार नीचे जल में देख रहा है। ठीक है, देख रहा है मतलब ऐसे बता दिया ना जैसे कोई मनुष्य देख रहा है, लेकिन देख कौन रहा है? पर्वत। पर्वत अपने विशाल आकार को, और किसके माध्यम से देख रहा है बच्चों? पुष्प रूपी आँखों के माध्यम से। ठीक है, जो सुमन रूपी आँखें हैं उसकी, फूल रूपी आँखें, उनसे देख रहा है। ठीक है बेटा। नीचे जल में, जल में नीचे मतलब कोई नीचे जल भी है, इसकी ये मतलब हो गया कि नीचे कौन सा जल है। देखो, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। जिसके चरणों में पला ताल, ताल मतलब होता है तालाब। ठीक है, दर्पण सा मतलब जो शीशे के समान हो बिल्कुल, विशाल मतलब बड़ा। ठीक है, तो मतलब कहाँ है ताल? पर्वत के चरणों में। ठीक है, जो जिस पर्वत की बात हो रही है उसके नीचे क्या है? एक तालाब है, और वो दर्पण के समान है बिल्कुल। ठीक है, मतलब उसमें पर्वत क्या है? अपना जो आकार है वो उस ताल में देख रहा है। बड़ा सा जो दर्पण के समान तालाब बना हुआ है, उसमें पर्वत अपने बड़े आकार को देख रहा है। तो चलिए बेटा, पहले हम एक बार इसको पूरे का अर्थ कर लेते हैं। पावस ऋतु थी यहाँ से लेकर के, ठीक है, इन सभी लाइनों का करते हैं। तो अगर आपको सबसे पहले तो इसमें प्रसंग लिखना होता है। जब हम प्रसंग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि
प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ 5 पर्वत प्रदेश में पावस से ली गई हैं और इनके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ठीक है। उन्होंने इन पंक्तियों में प्रकृति का वर्णन किया है कि किस तरह से वर्षा ऋतु में जो प्रकृति है वो अपना रूप बदलती रहती है, ठीक है। तो देखिए, इसमें पावस ऋतु थी मतलब वर्षा ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र में जो प्रकृति है वो अपना पल पल में वेश बदलती रहती है, अर्थात अपना जो रूप है वो पल पल में परिवर्तित करती रहती है, बदलती रहती है। मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार पर्वत अपार मतलब जो बहुत, जिसका कोई पार नहीं है, ठीक है, इतना दूर दूर तक है वो कि पता ही नहीं कहाँ तक है, ठीक है। और वो गोलाकार रूप में ही है, क्योंकि वहाँ पे जो तालाब बना है उससे हमें ये समझ आता है कि जो तालाब का पानी वहाँ इकट्ठा हो रहा है वो गोलाकार रूप में है और वहाँ पर एक तालाब बन गया है पर्वत के नीचे चरणों में। तो मेखलाकार पर्वत अपार कि पर्वत अपने हजारों पुष्प रूपी नेत्रों से अपने विशाल आकार को दर्पण के समान विशाल तालाब में बार बार देख रहा है, ठीक है बेटा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो आइए इसमें देख लेते हैं कि इसमें अलंकार कौन कौन से हैं। पर्वत प्रदेश में अनुप्रास अलंकार, पल पल में पुनरुक्ति, परिवर्तित प्रकृति अनुप्रास और दृग सुमन में है रूपक अलंकार, बार बार में पुनरुक्ति और दर्पण सा में उपमा, ठीक है। हम ये कुछ अलंकार लिख सकते हैं, जैसे हम व्याख्या करते हैं उसके बाद हम कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके मतलब जो कठिन शब्द होते हैं उनके अर्थ लिख सकते हैं, उसके बाद उसके अलंकार लिख सकते हैं कि कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो उससे बहुत अच्छा मतलब इम्पैक्ट होता है कि मतलब प्रभाव पड़ता है टीचर पे कि बच्चे को ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये लिखना चाहिए हमेशा। इसके बाद आगे चलते हैं। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है, गिरि का गौरव गाकर झरझर। गिरि मतलब क्या होता है, पर्वत, गौरव मतलब उसका गुणगान, महत्ता बताना उसकी, गाकर, झरझर मतलब जो भी आवाज़ होगी उसकी झरने की, ठीक है। मद मतलब मस्त, मोती की लड़ियों के समान सुंदर, झाग होता है फेन होता है, ठीक है। पानी के गिरने से जो झाग बनते हैं वो वाले झाग की बात हो रही है, तो उनको बोलते हैं फेन, ठीक है। तो गिरि का गौरव गाकर झरझर कि जो झरना है वो किस पर्वत का गुणगान कर रहा है गिरते हुए, ठीक है। पर्वत से गिरते हुए वो किस तरह से गुणगान कर रहा है, किस तरह से मस्त होकर मद में नस नस उत्तेजित कर, उसके प्रत्येक कण कण से वो उत्तेजित हो रहा है और किस तरह का लग रहा है झरना गिरते हुए, मोती की लड़ियों से सुंदर, मोती की लड़ियों के समान सुंदर लग रहा है वो, ठीक है। जिस तरह कोई मोती की लड़ियाँ हो उस तरह से जो झरना है वो दिखाई दे रहा है। झरते हैं झाग भरे निर्झर, तो झरना है जो वो इस तरह से बह रहा है, ठीक है। और उसके गिरने से वो झाग बन रही है, वहाँ से बहुत सारे झाग बन गए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आइए इसमें देख लेते हैं कि अलंकार कौन कौन से हैं आपके। गिरि का गौरव में आपका अनुप्रास, गिरि का गौरव गाकर झरझर पुनरुक्ति, नस नस पुनरुक्ति अलंकार। उसके बाद है लड़ियों से में आपका उपमा अलंकार, झरते हैं झाग में अनुप्रास अलंकार,
उठ उठ में पुनरुक्ति अलंकार, ठीक है। लेकिन ये पैराग्राफ अभी हमने किया नहीं है तो बाद में करेंगे इसके, पहले इसको हम कर लेते हैं नेक्स्ट। गिरिवर के ओर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो क्या बताया इसमें, गिरिवर, गिरिवर मतलब क्या होता है, गिरिवर पर्वत ही है यहाँ पर, ठीक है। जो उर मतलब हृदय होता है, उच्च आकांक्षाओं मतलब ऊपर उठने की आकांक्षाएं, तरवर पेड़ होते हैं, झांक रहे मतलब देख रहे, नीरव मतलब शांत, नभ मतलब आकाश, एनिमेश होता है एकटक, अटल होता है स्थिर, ठीक है, चिंता पर कुछ चिंतित से। तो गिरिवर के ओर से उठ उठकर, कि जो पर्वत के ऊपर जो पेड़ हैं वो पेड़ किस तरह के लग रहे हैं, वो पेड़ पर्वत पर उगे हुए वो पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे कि उनमें और ऊपर उठने की आकांक्षाएं लिए हुए हैं वो पेड़, ठीक है। कि जो पर्वत पर उगे हुए पेड़ कैसे प्रतीत हो रहे हैं कि उनके मन में और ऊपर उठने की उच्च आकांक्षाएं हैं, उनके ऊपर उठने की आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं उनके मन में, झांक रहे नीरव नभ पर, और वे आकाश की ओर किस तरह से झांक रहे हैं, नीरव, नीरव मतलब शांत, शांत आकाश की ओर कैसे झांक रहे हैं, एनिमेश एकटक, ठीक है, बिल्कुल पलक बिना पलक झपकाए होता है वो एकटक होता है। एनिमेश अटल मतलब स्थिर होकर, स्थिर मतलब बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है, एक जगह खड़े हैं पेड़, और वो आकाश की ओर और ऊपर उठने की इच्छाएं उनके मन में है, और कुछ चिंता पर, लेकिन कुछ चिंतित से भी लग रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक बारी फिर से, पर्वत के ऊपर उठे लगे हुए पेड़, उगे हुए पेड़ कैसे लग रहे हैं कि उनके मन में और ऊंचा उठने की इच्छाएं हैं उनके मन में, और वे आकाश की ओर, शांत आकाश की ओर एक टक स्थिर होकर देख रहे हैं, और वो देखते हुए कुछ चिंतित लग रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब इसमें देखते हैं कि अलंकार कौन सा है। उठ उठ में पुनरुक्ति अलंकार, नीरव नभ अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो ये हमने यहाँ किया। इसके बाद प्रकृति में क्या और परिवर्तन आते हैं, ठीक है। क्या परिवर्तन आया, पहले तो जैसे जो झरना था वो गिर रहा था तो वो दिख रहा था कि बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो क्या थे, जो उस पे जो पेड़ हैं उनके बारे में बताया कि पेड़ किस तरह से आकाश की ओर देख रहे हैं, ठीक है, एक जगह स्थिर होकर बिल्कुल बिना किसी हलचल के वो आकाश की ओर देख रहे हैं, शांत आकाश की ओर, ठीक है। उसके बाद फिर से एक परिवर्तन जो देखने को मिला कवि को, वो इसमें बताया गया है, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। उड़ गया अचानक लो भूधर, मतलब इसमें बताया गया है कि जो पहाड़, जो पर्वत हमें दिखाई दे रहा था अभी, वो अचानक से क्या हो गया, उड़ गया। कैसे उड़ गया, फड़का अपार पारद के पर, पारद होता है पारे के समान सफ़ेद या चमकीले पंख होते हैं, ठीक है। तो वो चमकीले सफ़ेद चमकीले पंखों के साथ उड़ गया। उड़ गया का मतलब क्या है, पर्वत तो वहाँ से नहीं उड़ा होगा, लेकिन क्या है, वहाँ पर ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया, ठीक है, कि वो पर्वत अब हमें दिखाई नहीं दे रहा, प्रकृति में वो परिवर्तन आ गया कि वो पर्वत अब हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या चेंजेस आया है उसमें, किस वजह से हुआ ये सब, तो ये हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका भूधर है, पहाड़ है जो, ठीक है, पारद है, पारे के समान जो सफ़ेद या चमकीले पंख होते हैं, ठीक है, ये होते हैं। इसके बाद आपका है जो रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, कौन से रवशेष रह गए हैं, तो आपको यहाँ देखना होगा किस चीज़ के रवशेष रह गए, ठीक है। तो रवशेष रह गए मतलब केवल आवाज़ शेष रह गई है, निर्झर किसकी, निर्झर की,
ठीक है, जो झरना बताया गया है उस झरने की अब केवल आवाज़ शेष रह गई है टूट पड़ा भू पर अंबर। ठीक है, मतलब भू पर अंबर टूटना क्या हो गया, मुहावरा होता है ना, आसमान टूट पड़ना, तो मतलब बहुत तेज़ बारिश होना। ठीक है, तो मतलब क्या है कि उस पर्वतीय क्षेत्र में भी बहुत तेज़ वर्षा हो गई है, जिसके कारण है हमें जो झरने हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी सिर्फ गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही है। और देखा आपने कि पहले की जो पर्वत था वो भी उड़ गया, मतलब वो भी दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात मतलब बारिश बहुत तेज़ हो गई है वहाँ पर। ठीक है, इसलिए ऐसा बताया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, धंस गए धरा में सब है शाल। शाल के जो वृक्ष होते हैं, शाल, ठीक है, शाल होता है एक प्रकार का वृक्ष होता है। सब है मतलब डर के साथ। धंस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यों जलद यान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। ठीक है, तो इसमें क्या बताया आगे, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यों जलद यान क्या होता है, बादल रूपी विमान, विचर विचर कर मतलब घूम घूम कर। इंद्रजाल होता है जादूगरी। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि धंस गए धरा में सब है शाल, कि जो शाल के वृक्ष थे, प्रकृति में जो परिवर्तन आया उससे क्या हुआ कि जो शाल के वृक्ष थे वो अब हमें कैसे प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो हमें धंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे जमीन में धंस गए हों। ठीक है, क्योंकि जो बहुत तेज बारिश हुई है, ठीक है, या जो भी परिवर्तन आया, वहाँ धुंध हो गई है, उस वजह से वो जो शाल के वृक्ष है वो हमें बिल्कुल कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कि बहुत तेज़ बारिश होती है तब भी नहीं दिखता ना कुछ भी, क्योंकि बहुत ही तेज़ बारिश है, क्योंकि अंबर टूट पड़ना का तो यही अर्थ है कि बहुत तेज़ वर्षा हुई है वहाँ पर। और कहते हैं लेखक, कवि कहते हैं कि उठ रहा धुआं जल गया ताल, कि जो तालाब था पहले, जो हमें दर्पण के समान इतना स्वच्छ तालाब दिखाई दे रहा था, बिल्कुल साफ था, क्लीन था, अब क्या है कि उसमें से धुआं उठ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे तालाब है वो जल गया और उसके जलने के कारण वहाँ पर धुआं उठ रहा है, अर्थात वहाँ पर भी कोहरा छा गया है। ठीक है, जो कोहरा होता है उसमें हमें दिखता है ना धुंध, तो वो धुंध हो गई है वहाँ पर भी। यों जलद यान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो फिर तो हमें बाद में हमें पता चला, कवि कह रहे हैं कि ये तो बाद में पता चला कि ये तो सब इंद्र देवता की जादूगरी है, कि इंद्र देवता बादल रूपी विमान में बैठकर घूम घूम कर जादूगरी दिखा रहा है। ठीक है ना, जादू का कोई खेल दिखा रहा है इंद्र देवता, उनको अब समझ में आया बाद में कि ये तो सब इंद्र देवता की ही जो खेल दिखाने का तरीका है, कि वो बादल रूपी विमान में बैठे हैं और घूम घूम कर सबको जादूगरी दिखा रहे हैं, जादू का कोई खेल दिखा रहे हैं। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा सभी पंक्तियों का जो आशय है। तो इसमें देख लो आप, इसमें आपके जो अलंकार हैं वो जलद यान, बादल रूपी विमान हो गया, विचर विचर पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका इसमें बताया है। पूरी कविता में आपको लिखना है कि मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, इस चीज़ को आपको नहीं भूलना है। किन्हीं भी पंक्तियों का आप आशय स्पष्ट कर रहे हो या कहीं भी उसकी व्याख्या कर रहे हो तो आपको लिखना है कि इन पंक्तियों में मानवीकरण है, क्योंकि इन सभी पंक्तियों को मानव की तरह वो दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी व्याख्या करेंगे और फिर सभी प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय भी आपको जैसे व्याख्या की है वही व्याख्या आपको प्रश्नों के उत्तर में इस तरह से करनी होती है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।